नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के दास आप सबका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है ईईसीपी थेरेपी। दोस्तों, ईईसीपी थेरेपी यानी इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी एक प्रकार की ट्रीटमेंट है जो कार्डियक पेशेंटों को, हार्ट के पेशेंटों को दी जाती है। पिछले 30 साल में ये ट्रीटमेंट इवॉल्व होकर टेक्निकली इतना इन्हांस हो गया है कि आज के डेट में ये मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट से मेरा तात्पर्य है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी से। और इस लोकप्रियता की वजह भी है कि ये थेरेपी क्यों इतना लोकप्रिय हो रहा है। आप काउंट कीजिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहला, ये थेरेपी पेनलेस है। इस थेरेपी में किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। इस थेरेपी में एडमिशन की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता। इस थेरेपी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये थेरेपी आप रोजाना 1 घंटे अपने काम के बीच से समय निकाल के ले सकते हो। और 40 दिनों की थेरेपी के बाद ये थेरेपी इतनी कारगर हो जाती है कि ये ऑलमोस्ट सर्जरी से हुए ट्रीटमेंट के बराबर का रिजल्ट देती है। ऐसा ट्रायल्स में देखा गया है। इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये थेरेपी कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी जो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है उसके मुकाबले ये कई गुना सस्ता है। कई गुना से मेरा तात्पर्य है 100 गुना। तो इतनी सारी खूबियां हो तो कोई थेरेपी क्यों नहीं तेजी से लोकप्रिय हुई, हो रही है। अब मैं आता हूं एपिडेमियोलॉजी पे। और जो कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन जनरल बहुत कॉमनली देखा जाता है। लेकिन दुख तब होता है जब ये डिसीज इतनी सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटी के बाद भी बढ़ती ही जा रही है। अगर एज इम्पैक्ट की बात करूँ तो पहले ये 40 बरस के बाद देखी जाती थी, अब यंग एडल्ट्स में देखी जा रही है। 20 बरस, 25 बरस के बच्चों में देखी जा रही है। बड़ा दुख होता है जब इस तरह के समाचार हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में, देखते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं और डेथ हो रहे हैं। तो इसीलिए एक ऐसी थेरेपी जो प्रोफाइलेक्टिक हो, यानी जो सेफ्टी के लिए भी ली जा सके, और एक अल्टरनेटिव थेरेपी हो जिसमें इतना एक्सपेंडिचर का लोड ना हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यही सब वजह है कि ये थेरेपी लोकप्रिय हो रही है। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटी के बारे में आते हैं। देखिए, आइडिया जो होता है किसी भी ट्रीटमेंट का वो बड़ा सिंपल होता है। हालांकि जो उसका प्रोसीजर होता है, जो टेक्निकल थिंग्स होते हैं, वो उतना आसान नहीं होता। मैं मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। देखिए, अभी तक जो भी मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें जो आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग इतनी सिंपल नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सपोज कीजिए हार्ट की नस में ब्लॉकेज है, यानी कोरोनरी आर्टरी में किसी पॉइंट पे ब्लॉकेज है। तो जो अभी मेन सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं? उसमें यही करते हैं कि उस ब्लॉकेज को खोल देते हैं या वहां पर स्टंट डाली जाती है। सपोज कीजिए वो ब्लॉकेज अगर डिफ्यूज है ऑल ओवर द आर्टरी या एक से ज़्यादा आर्टरी को इन्वॉल्व की हुई है, उस केस में बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी में किया क्या जाता है, जैसे पैर से नस निकाल कर वहाँ एक अल्टरनेट चैनल बना दिया जाता है और मेन मोटो होता है कि ब्लड सप्लाई को रिस्टोर किया जा सके। इसको सिंपल अगर मैं बताऊं, सपोज कीजिए कि अगर एक एग्जांपल दूं मैं कि दिल्ली से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो जो मेन हाईवे है रास्ते में टूटी हुई है या ब्लॉक है या फिर किसी भी वजह से हम मेन हाईवे से नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, हमें अल्टरनेट चैनल लेते हैं। हम साइड के जो रास्ते होते हैं उससे जाके फिर मेन हाईवे पे आ जाते हैं। ठीक है, आइडिया ये है। अब देखिए, सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन ये सर्जरी इतनी आसान नहीं होती।
सबसे पहले ज़रूरी होती है पेशेंट की फिटनेस, वो इस सर्जरी को बर्दाश्त करने लायक हो। अगर किसी कारण से खुदा न खास्ते वो पेशेंट सर्जरी को टॉलरेट नहीं कर सकता तो ही इज़ नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट और उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, तो उसका क्या होगा? एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए ये सारी सर्जरी जो होगी, ये सर्जरीज एन टाइम्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ सर्जरी पेशेंट पे नहीं की जा सकती, ये लिमिट होती है। एक बार, 2 बार, 3 बार आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास सर्जरी एक बार नहीं 2 बार हो गई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे जो पेशेंट होते हैं, सपोज कीजिए उसको साल 2 साल बाद फिर से तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, उसको चेस्ट पेन, एंजाइना, फिर से ब्लॉकेज हो रहा है, यानी जो ट्रीटमेंट की गई, चाहे वो सर्जरी की गई, चाहे वो एंजियोप्लास्टी की गई, वो फिर से ब्लॉक हो रही है। अब उस पेशेंट में क्या किया जाए? ऐसे पेशेंट को मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे डाल दिया जाता है और ऐसे पेशेंट को, आई एम सॉरी टू से, समझा जाता है कि दे आर नो होप पेशेंट, इसमें और बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता। इन नो होप पेशेंट के लिए हमारे पास अभी कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी अवेलेबल नहीं थी। अब जो है ये EECP अवेलेबल है। देखिए, जितना हम नेचर को एक्सप्लोर कर पाते हैं उतनी चीज़ें साइंस हो जाती है, जितना हम जान पाते हैं। जो नहीं जान पाते हैं, यूनिवर्स रहती है, वो नेचर रहती है, वो गॉड होता है, प्रकृति होती है। और प्रकृति हमें कभी निराश नहीं करती। इसके आगे भी हार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त है वो थी, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते थे ट्रीटमेंट में, वो है कोलैटरल्स। कोलैटरल्स एकदम पतली पतली नसें होती है जो हार्ट की मेन आर्टरीज को से निकलती है, और ये मांसपेशी में भी जाती है, ये दूसरी नसों में भी जाती है। इन कोलैटरल्स, ये कोलैटरल्स डोरमेंट स्टेज में होती है, यानी ये फंक्शनल नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती इसकी। लेकिन जब मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको ओपन कैसे किया जाए? यही EECP आती है। EECP इन कोलैटरल्स को ओपन कर देती है, वास्कुलर डेंसिटी को बढ़ा देती है। वो पार्ट जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा था, ये वास्कुलर डेंसिटी बढ़ने से, टफ्ट बढ़ने से, वहां पर फिर से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। ये नेचुरली अवेलेबल था, इसको इसने ओपन कर दिया, इसीलिए इसको नेचुरल बाईपास या नेचुरल एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। अब देखिए, हम स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट देख रहे हैं। एक पेशेंट जिसको फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन हुआ, अटैक हुआ, सर्जरीज हुई, से लेकर एंड स्टेज पेशेंट जो अनफिट है सर्जरी के लिए, या सर्जरी होने के बाद दे आर नो होप पेशेंट, इस पूरे रेंज में हम EECP को कहीं भी दे सकते हैं, नॉट ओनली एट द टर्मिनल पेशेंट। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स चॉइस। अब हमारे पास ये फैसिलिटी और ये तरीका उपलब्ध है। मेरे ख्याल से मैं अपना पॉइंट ढंग से पुट अप कर पाया हूं और ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर कर पाया हूं। अब जो अगले पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, वो आ रहा हूं कि किस तरह के पेशेंट में इससे फ़ायदा होता है। देखिए, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी जिनकी नसें ब्लॉक है हार्ट की, उस पेशेंट में ये फ़ायदा कारक है। इसके अलावा और भी जो पेशेंट होते हैं, जैसे और क्रॉनिक एलिमेंट है, जैसे मैं बात करूं हाइपरटेंशन की, जैसे मैं बात करूं डायबिटीज़ की, जैसे मैं बात करूं थायराइड की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, पैरालिसिस की, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की जिसमें दिमाग की नस ब्लॉक होती है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की, इन सब में EECP थेरेपी हेल्प करती है। ये ब्लड वेसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं, जिसके कारण से हाइपरटेंशन डेवलप होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे काम करके उसे फिर से फ्लेक्सिबल बनाती है, एज लाइक यंग ब्लड वेसल्स। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव ऑन अदर क्रॉनिक एलिमेंट्स अदर देन द हार्ट डिजीज ओनली। किन पेशेंटों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वेरी फ्यू पेशेंट्स, लाइक पेशेंट्स हैविंग कार्डियक शंट्स, यानी ASD, VSD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसके अलावा जिनकी हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम है, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो इस तरह के पेशेंटों में, लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंटों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड।
साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? कोई साइड इफेक्ट नहीं। आई कैन से देयर इज नो साइड इफेक्ट। अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात करूं इस ट्रीटमेंट की, तो ये ट्रीटमेंट जो मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें मेडिकल लाइन, सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ओवर अ पीरियड दैट इज गिवन, अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो उसके मुकाबले कई सैकड़ों गुना सस्ती है। अब अगर मैं बात करूं इसके ड्यूरेशन की, तो मैंने बोला जैसे कि 1 घंटे थेरेपी रोजाना दी जाती है 40 दिनों तक। वजह इसकी ये, जो ट्रायल हुए हैं उसमें देखा गया है कि इस ड्यूरेशन तक एफिशिएंटली ये ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो जो रिजल्ट होती है वो कंपेरेबल होती है मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट के, यानी सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैथोफिजियोलॉजी की, तो जो मैंने बताया इसके अलावा देयर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस इट डज, लाइक endothelial function it increases vasodilatation by NO release, decreases vascular resistance, decreases arterial stiffness, increases angiogenesis, collateral circulation, microvascular density. Specifically, I would like to mention this increases microvascular density. That is one thing that helps in ultimate increase in efficiency of heart. Then it reduces inflammatory cytokines. So there are n number of functions, that is hypothesis that postulates are there that it helps in that. Anyways, other than that, there is one more thing. Suppose if one disease like atherosclerosis or the blockage of arteries occurs in one way because of the altered lifestyle or because of increase in cholesterol, triglyceride and all. देखिए आजकल जैसे बात की जाती है कि क्रोनिक डिजीज को रिवर्स करने की, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनको रिवर्स कैसे किया जाए। अभी तक जैसे हम मेन फोकस करते थे कि ये कंट्रोलेबल है, क्रोनिक डिजीज है तो ये रहेगा, इसको कंट्रोल करेंगे। बट साइंस नाउ वर्क्स in other way also to reverse this disease. There are not only medicine can help, there are n number of things. In that the most important thing is lifestyle modification. देखिए एक डिजीज अगर एक तरह से आके सेटअप करती है ना, जिनकी मान लीजिए कि लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है और खान पान डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, नींद प्रॉपर नहीं है, फास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को लाइफस्टाइल में लाएं तो जैसे एक बीमारी इन चीज़ों के कारण से पनपती है, उसी प्रकार से अगर हम इनको सुधारें तो बीमारी उसी तरह से धीरे धीरे कम होकर ख़त्म भी हो सकती है। सपोज कीजिए कि एक आर्टरी में क्लॉट हो जाता है, या सपोज की जो आर्टरी बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। अगर हम रिवर्स सिचुएशन डेवलप करें, अगर हम कोलेस्ट्रॉल को ढंग से कंट्रोल करें, अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ढंग से अप्लाई करें, तो बहुत हद तक इन चीज़ों को रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। आई एम नॉट टेलिंग ऑथेंटिकली दैट इट विल बी 100% रिवर्स्ड, बट यस देयर विल बी इफेक्ट ऑन दैट. दिस एफर्ट वोंट गो वेस्टेड. तो ये भी बात है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जरूर से ध्यान दीजिए. यू शुड हैव अ गुड लाइफस्टाइल, अवॉइड फास्ट फूड, have nutritionally enriched food, take calorie as much is required, have lots of water wherever not contraindicated, take fruit juices, avoid stress, take 6 to 8 hours of sleep, do exercise, yoga, brisk walking, whatever applicable to you. So maintain a good lifestyle and avoid the burden of the chronic diseases like obesity, which is very common nowadays. Out of 10 people, there are 6 people are obese. Diabetes, India is becoming the capital of diabetes.
hypertension. So altogether avoid this by adapting a good lifestyle. That includes everything I mentioned. That's all for today. I would say goodbye, sabba khair, stay healthy, and shortly I will come up with new video on ECP with more interesting facts. So till the time, goodbye.